हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम CSIR ने 2024 जून। ठीक है, पूछा है कि टू चिल्ड्रंस ए एंड बी काउंटेड द नंबर ऑफ चेयर्स प्लेस अराउंड अ राउंड टेबल इन द सेम डायरेक्शन बट द स्टार्टिंग एट अ डिफरेंट चेयर। बिल्कुल, तो दोनों ने एक राउंड टेबल पे चेयर्स जो है वो एक तरह से बिल्कुल प्लेस की है और उनको काउंट करना स्टार्ट किया है। बट इन्होंने एक तरह से जो स्टार्टिंग की है वो स्टार्टिंग एक तरह से यानी कि जो काउंटिंग की भी जो स्टार्टिंग है बिल्कुल वो अलग अलग प्लेसेस यानी कि जगह से स्टार्ट की, यानी कि उनकी खुद की ओरिजिन प्लेसेस जो है वो डिफरेंट होगी। ए की जो फिफ्थ चेयर है वो बी की नाइन्थ चेयर है और बी की जो थर्ड चेयर है वो ए की 12th चेयर थी। बिल्कुल, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ चेयर्स। तो आपको टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इस राउंड टेबल के ऊपर कितनी थी वो पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमको कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स जो कि हमें नहीं पता, एक कोई सर्टन नंबर होगा, बट आपको दो चीजें दी है। एक, एज फिफ्थ चेयर वॉज बीज नाइन्थ। ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल, यानी कि एज फिफ्थ चेयर जो है वो बी की नाइन्थ चेयर थी वाइल काउंटिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन अ राउंड टेबल। उसी तरह से सेकेंड चीज आपको दी है, बी की जो थर्ड चेयर थी, बीज थर्ड चेयर वॉज एज 12th चेयर। दो चीजें हमको बिल्कुल जो है दी है। और इसके अलावा एक चीज ये, उन्होंने काउंटिंग तो सेम डायरेक्शन के ऊपर की थी, लेकिन बट स्टार्टिंग जो थी काउंटिंग की आर एट डिफरेंट चेयर्स। बिल्कुल, अब ये तभी पॉसिबल होता है जब उनका इनिशियल पोजीशन ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यू कैन कंसिडर बिल्कुल जो है उनका और द डिफरेंस बिटवीन बिल्कुल जो है स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, या स्टार्टिंग चेयर पोजीशन बोलिए ऑफ ए एंड बी, कोई भी कंसिडर कर लीजिए, एक्स वाई जेड बिल्कुल वॉट एवर, बिल्कुल वो नहीं पता, वो डिफरेंस है एक तरह से। बिल्कुल, अब इसी डिफरेंस के बेस पे बिल्कुल जो है हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा पहला जो है वो है एज फिफ्थ चेयर विच इज योर बीज नाइन्थ चेयर। बिल्कुल, सो एज एज फिफ्थ चेयर इज बीज नाइन्थ चेयर। बिल्कुल, अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, एक तरह से अब ये तो पता है कि ए ने कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग की थी, कहां से स्टार्ट किया वो नहीं पता हमें बिल्कुल। तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि ए की जो स्टार्टिंग पोजीशन है, ए की फिफ्थ चेयर, जैसे ऑब्वियसली बिल्कुल जो है इसकी कहीं ना कहीं ओरिजिनल इनिशियल बिल्कुल जो है काउंटिंग होगी। उसके बाद जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं से बिल्कुल जो है स्टार्टिंग किया होगा। लाइक दैट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर कि एज स्टार्ट, ठीक है, एज पर द गिवन 5, हम -1 कंसिडर करते हैं फॉर बिल्कुल जो है स्टार्टिंग पोजीशंस के लिए। बिल्कुल ठीक है, उसी तरह से बीज स्टार्टिंग पोजीशन प्लस 9 -1, 1 फॉर बिल्कुल जो है इनिशियल पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन के लिए किया जाता है। सिमिलरली फॉर द सेकेंड वन, बीज थर्ड चेयर, ठीक है, ए की 12th चेयर थी। बिल्कुल ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। बीज स्टार्टिंग पोजीशन विल कंसिडर एज बिल्कुल जो है 3 -1, -1 इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन के लिए। बिल्कुल उसी तरह से एज स्टार्टिंग पोजीशन प्लस 12th -1। बिल्कुल, अब इस दोनों को सिंपली सॉल्व कीजिए। ठीक है, एज स्टार्टिंग पोजीशन है कि हम कंसिडरेशन के लिए लेते हैं। सिमिलरली सिंपल यहाँ पे 5 -1 ये आता है आपका 4। ठीक है, दिस फॉर द कंसिडरेशन 9 -1 ये आपका एक तरह से बिल्कुल जो है आ जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे कि हमने बोला है ए एंड बी के बीच की बिल्कुल जो भी एक तरह से डिफरेंसेस है, दैट डिफरेंसेस इज कंसिडर्ड एज एन बिल्कुल जो है एक्स। अब इस एक्स के अंदर मोस्ट कॉमनली, क्योंकि एक तरह से जैसे कि ए की फिफ्थ चेयर वॉज बी का 9th चेयर एंड बी का थर्ड चेयर वॉज एक तरह से ए का 12th चेयर, एंड दैट्स वाई हमने स्टार्टिंग पोजीशंस के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है एक डिफरेंसेस के लिए कंसिडरेशन लिया है, कोई भी एक रैंडम बिल्कुल जो है लेटर। अब उसी लेटर को बिल्कुल जो है हम यहाँ पे एक तरह से कंसिडर करेंगे फॉर द बी स्टार्टिंग पोजीशन, क्योंकि डिफरेंसेस हमको काउंट करना है नहीं पता, तो एक तरह से एक्स
प्लस वॉट एवर बिल्कुल जो है डिफरेंस, यानी कि बिल्कुल जो है 9 - 1 8, ये आपका बन जाएगा एक तरह से x इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, इट विल बिकम -4। अब x इक्वल्स टू, क्योंकि ये निगेटिव के अंदर है, ये निगेटिविटी इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं, अब राउंड टेबल था, ए भी उसी डायरेक्शन में काउंट कर रहा था जिस डायरेक्शन में बी काउंट कर रहा था। इन दोनों की पोजीशंस के दो स्टेटमेंट हमको दिए हैं। अब ये नेगेटिव साइन जब भी आए तो समझ लेना कहीं ना कहीं, एंड दिस इज फॉर, वी टेक इट फॉर द बी बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बी ए के 4 चेयर पीछे से, यानी कि बिल्कुल जो है बिहाइंड, एक तरह से काउंटिंग स्टार्ट किया है। उस कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे -4 कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कंप्लीटली। सो वी कैन कंसिडर यहाँ पे, और वॉट एवर हमने टोटल नंबर ऑफ चेयर को अगर कंसिडर किया तो वी से कि भाई टोटल नंबर ऑफ चेयर कितने नहीं पता, जस्ट n बोल के छोड़ दिया बिल्कुल, ठीक है। तो वी से इट्स अ -4 इक्वल्स टू बिल्कुल जो है x। तो इस स्टेटमेंट को हम वी कैन इजीली बिल्कुल से x इक्वल्स टू n - 4, जो भी टोटल नंबर ऑफ चेयर थी -4 वो बिहाइंड के लिए। सिमिलरली बिल्कुल जो है यहाँ पर भी है, बी स्टार्टिंग विथ आपका जो भी है, तो बी स्टार्टिंग यानी कि बिल्कुल जो हम वो डिफरेंसेस काउंट करते हैं, कंसिडर एज एन x, ठीक है, एक तरह से 3 - 1 2, आपका 12 - 1 ये जैसे का वैसा ही बिल्कुल जो रहेगा, यानी कि आपका 11, दैट x इक्वल्स टू 11 - 2, ये आपका बिल्कुल जो है आ जाएगा 9 बिल्कुल, ठीक है। सो आपके पास अभी दो चीजें हैं, x इक्वल्स टू n - 4 एंड x इक्वल्स टू आपका बिल्कुल जो है 9। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को बिल्कुल जो है एक तरह से कंसिडर करते हो तो यू विल गेट x इक्वल्स टू 9। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल अगर कंसिडर करते हो यहाँ पर, तो इट विल बिकम x इक्वल्स टू n - 4, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, 9 इक्वल्स टू n - 4, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल जो आ जाएगा, ये माइनस है, इधर जाके ऑब्वियसली ये प्लस हो जाएगा, 9 + 4 इक्वल्स टू n, ये आ जाएगा आपका 13। यानी कि ओरिजिनली उस राउंड टेबल के ऊपर 13 चेयर्स थी, जहां पर ए और बी द्वारा सेम डायरेक्शंस के अंदर ही काउंटिंग चल रहा था, लेकिन इनकी पोजीशनिंग डिफरेंट थी, और इवन इनके पोजीशनिंग डिफरेंट होने के बावजूद इनके पोजीशन के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है वो होता है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अगेन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग से हम कंसिडर करेंगे बिल्कुल, जहां पे पूछा है कि बिगिनिंग फ्रॉम द अप्रैल ऑफ द ईयर, तो यहां पे हर एक स्टार्टिंग एज एन अप्रैल कंसिडर की जाएगी बिल्कुल। द रेट एट विच द ट्री बिकम टॉलर इंक्रीज लीनियरली फॉर 15 वीक्स, बिल्कुल ठीक है। सो पहले 15 वीक तक पेड़ जो है वो लीनियरली टॉलर हो रहा था बिल्कुल, लेकिन वो रेट कैसा है, वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है वो नहीं पता, ठीक है। लीनियरली बोल दिया है, लेकिन लीनियरली किस कंटेक्स्ट में वो नहीं पता हमें। व्हेन इट वाज ट्रिम डाउन, 15 वीक के बाद उसको काट दिया गया, हाइट और ये जो है ये टाइम है, ठीक है। हाइट को आप पोजीशन बोल सकते हो, वीक को आप टाइम बोल सकते हो। इनको जनरली बिल्कुल जो है पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं हम, ठीक है। एक तरह से आपके लिए यहां पर हाइट और वीक ग्राफ, यानी कि एक तरह से बिल्कुल जो इसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोला जाता है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर पहले तो हाइट बढ़ रही थी, देन ऑब्वियसली बिल्कुल जो है वो हाइट एक पर्टिकुलर इंक्रीज होने के बाद उसको ट्रिम किया, पूरा नहीं काटा है, सिर्फ ट्रिम किया एक तरह से। और इस ट्रिम करने के बाद व्हेन इट वाज ट्रिम डाउन फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद ट्रिम डाउन करने का, ट्रिम डाउन करोगे तो हाइट ऑब्वियसली ये हाइट होगी 0 1 2 3 4 वॉट एवर बिल्कुल जो है, या फिर 2 4 6 फीट 6 फीट तक बिल्कुल जो है 15 वीक तक वो बढ़ा। उसके बाद उसके ट्रिमिंग की, यानी कि हाइट ऑब्वियसली उसके बाद फिर से कम हो गई। कम होने के बाद फ्रॉम देन ऑन द रेट डिक्रीजेस लीनियरली फॉर नेक्स्ट 15 डेज। तो उसके बाद जो रेट है वो एक तरह से, यानी कि कम से कम, अब ये रेट किसका है, द रेट डिक्रीजेस लीनियरली। अब वो पेड़ तो टॉल हो ही रहा था, ठीक है, पेड़ कम नहीं होगा, पेड़ टॉल ही होगा, लेकिन उसका रेट जो है टॉल होने का वो अब कम हो गया है। लेकिन ये जो रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है या कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर कट हो रहा है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं दी है। अगर
इस तरह से अगर आपको ग्राफ देखना है, ठीक है, यही आंसर है ऐसा नहीं बोलूंगा, जैसे कि यहां पर आपको मिल रहा है, ठीक है, पहले 15 वीक तक हाइट बढ़ी, देन ट्रिम किया, हाइट थोड़ी कम हुई, उसके बाद धीरे धीरे बिल्कुल जो है एक तरह से, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो एक रेट है, द रेट डिक्रीज, रेट इंक्रीज नहीं हुआ, रेट कांस्टेंट नहीं है, रेट इंक्रीज नहीं हुआ, रेट कांस्टेंट नहीं है, रेट बढ़ने का, ठीक है, उसके टॉल होने का रेट डिक्रीज हुआ है। तो ये जो एक तरह से दोनों के दोनों, जैसे कि ये और इसको मैंने एक पैरेलल लाइन निकाली है, इसके कंपैरिजन में ये तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग का बिल्कुल दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। बट इन सब तो क्या ये ऑप्शन बी करेक्ट है क्या? ठीक है, हाइट इंक्रीज हुई, ट्रिम किया, ट्रिम करने के बाद बिल्कुल जो है पेड़ और छोटा हो जाता है क्या? नहीं, टाइम के साथ वो और बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब बचा ये। देन आपके पास दो तरीके के कर्व्स भी है, इसके अंदर एक तरह से अपवर्ड और एक डाउनवर्ड कर्व्स है। अगेन एक डाउनवर्ड कॉनकेव, अपवर्ड कॉनकेव जैसे बिल्कुल जो है कर्व्स है, तो डी तो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद नाउ बी ए सी में से बिल्कुल कौन सा होगा? नाउ द क्वेश्चन इज, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो पहली बात ये देख लेना, स्ट्रेट लाइंस कब बिल्कुल आप कंसिडर करते हो? स्ट्रेट लाइन यानी कि जैसे कि ये कोई भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बोल रहा हूँ। पोजीशन हमारे कंटेक्स्ट में ये पोजीशन बिल्कुल जो है उसकी टॉल होना यानी हाइट होना बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। अब ये देखो इंक्रीज हो रही है, ये पोजीशन देखिए कांस्टेंट है, ये पोजीशन देखिए कम हो रही है। ठीक है, जब भी आप स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हो, ओके, स्ट्रेट लाइन के बारे में, यानी कि जब रेट होता है, रेट किसी भी चीज का, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हो आप, इन कंटेक्स्ट लीनियर लाइन के बारे में बात कर रहे हो, यहां पे भी आपको लीनियरली बोला है, बट एक तरह से किस कंटेक्स्ट में वो है पहले, क्योंकि हो सकता है कि आपको लीनियर वर्ड दिख गया, इट मींस आप वो स्ट्रेट लाइन ही देखो। ठीक है, ये तो इंक्रीज होगा, ट्रिम हुआ, डिक्रीज तो नहीं हुआ, हाइट बढ़ता है लेकिन कम, हो सकता है कि लगे कि ऑप्शन बी इज करेक्ट बिल्कुल। लेकिन स्ट्रेट लाइन कब होती है? स्ट्रेट लाइन कभी भी बिल्कुल व्हेन रेट इज कांस्टेंट। तो पहली बात तो क्या आपको रेट के बारे में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन दी है? किसी कहीं भी इन फर्स्ट हाफ यानी कि पहले 15 वीक और उसके बाद के 15 वीक के बारे में कहीं पे भी दी है क्या कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है या कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है? तो जब भी बिल्कुल जो है हाइट, और वो हाइट है पेड़ की हाइट सेम एक तरह से बिल्कुल जो है एज वाइज वीक वाइज बिल्कुल जो कॉन्स्टेंटली कभी बढ़ती नहीं, सबको पता है। तो बिगिनिंग फ्रॉम द अप्रैल ईयर द रेट एट विच द ट्री बिकम टॉलर इज इंक्रीज, तो रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है लीनियरली, तो रेट कांस्टेंट नहीं है। तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ कभी भी लीनियर स्ट्रेट में नहीं आते, यानी कि स्ट्रेट लाइंस कभी भी फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, रेट अगर कांस्टेंट नहीं है तो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग जैसी स्ट्रेट लाइन कभी भी फॉर्म नहीं होती है। तो अगर फॉर्म नहीं होती है तो ऑब्वियसली अब ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। डी तो था ही नहीं, हाइट बढ़ी, ट्रिम हुआ, और थोड़ा थोड़ा बढ़ना, हाइट बढ़ेगी और पेड़ की, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, डिक्रीज रेट जो है वो धीरे धीरे है। पहले एक तरह से मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर पर वीक था, तो अभी कम हो गया है, 1 सेंटीमीटर पर वीक हो गया है, लेकिन वो बढ़ रहा है। ठीक है, एक तरह से मर नहीं गया वो। सो ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी तो दोनों बिल्कुल जो है यहाँ पे कैंसल। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी पॉसिबल है व्हेन रेट्स आर कांस्टेंट। अब बचे आपके पास दो ऑप्शंस ए एंड सी, जहां पे आपके पास अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर्व लाइंस है इन बोथ हाफ, द फर्स्ट 15 वीक्स का एंड आफ्टर 15 वीक्स का बिल्कुल जो है हाफ उसके अंदर। नाउ ये कब पॉसिबल है? व्हेन रेट इज वेरिएबल। ठीक है, एक तरह से व्हेन कंप्लीटली वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और इफ इन अ कंडीशन रेट इज चेंजिंग लीनियरली, तो रेट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रहा है बिल्कुल, देन द वैल्यू गिव्स यू द कर्व्स। ठीक है, और कर्व लाइन और कर्व ग्राफ, तब आपको बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइंस नहीं देखने को मिलने वाली है। वी कैन सिंपली से देयर आर योर नॉन लीनियर वे ग्राफ्स बिल्कुल। अब इस नॉन लीनियर के अंदर अगेन दो चीजें आएंगी। तो एक तो है कि रेट अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इधर इंक्रीजिंग इधर डिक्रीजिंग अगर है, ऐसे कंटेक्स्ट के अंदर आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन वाला नहीं रहता है, वो कर्व्ड रहता है। अब ये कर्व्ड डाउनवर्ड भी हो सकता है कॉनकेव, ये कर्व्ड अपवर्ड भी हो सकता है बिल्कुल जो है किसी भी कंटेक्स्ट के अंदर।
कब कॉनकेव अपवर्ड, कब कॉनकेव डाउनवर्ड रहेगा, दो कंडीशन याद रखनी है। इफ रेट जो भी है आपका बिल्कुल जो अगर इंक्रीज हो रहा है, जो कि आपके स्टेटमेंट के फर्स्ट हाफ के अंदर इंक्रीज हो रहा है, सेकंड हाफ के अंदर डिक्रीज हो रहा है, यानी पहले 15 वीक के लिए ये रेट इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद के एक तरह से 15 वीक्स के लिए बिल्कुल जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इफ रेट इंक्रीजेस, ठीक है, लीनियरली, देन द ग्राफ इज, ठीक है, कर्व्ड, लेकिन कैसे, कर्व्ड अपवर्ड। तो जब भी एक तरह से इस कंटेक्स्ट के अंदर रेट आपको बिल्कुल जो है इंक्रीज लीनियरली देखने को मिल रहा है, ऐसे में आपका जो है वो अपवर्ड ग्राफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ, ठीक है। एक तरह से इसको आप एक्सेलरेटिंग ग्राफ भी बोल सकते हो अगर स्टेटमेंट के अंदर इस तरह के अगर कोई वर्ड यूज होते हैं तो। लेकिन मान लीजिए कि इफ रेट जो है इज डिक्रीजिंग लीनियरली, देन जो कि आपके स्टेटमेंट के सेकेंड हाफ में आफ्टर द ट्रिमिंग डिक्रीजिंग है, देन द ग्राफ इज, ठीक है, कर्व्ड, वो कर्व ही रहेगा बट इस बार कैसे, डाउनवर्ड, ठीक है। तो सेकेंड हाफ बाद वो कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड कर्व होना चाहिए, ठीक है, एक तरह से। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए, आपके स्टेटमेंट के अंदर इसी तरह से है ना, ठीक है, पहले में अपवर्ड, सेकंड में डाउनवर्ड, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए क्योंकि आपके स्टेटमेंट की डिमांड है, ठीक है। यहां तक हाफ स्टेटमेंट है और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट। तो अप्रैल ऑफ द ईयर द रेट एट विच द ट्री बिकम टॉलर इंक्रीज लीनियरली, सो द रेट इज इंक्रीजिंग लीनियरली, इट मींस वी नीड द कर्व अपवर्ड ग्राफ। ये क्या है, कर्व डाउनवर्ड ग्राफ। कर्व डाउनवर्ड का मतलब होता है एक तरह से रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसा पहले 15 वीक के अंदर हो ही नहीं रहा है और 15 वीक्स के अंदर बिल्कुल, ठीक है, ऐसा नहीं है। यानी कि क्लियर है कि ऑप्शन ए ही अब बचा है तो वही करेक्ट होगा। लेकिन बचा हुआ रिमेनिंग बिल्कुल जो है उसके बाद जो भी हाइट अटेंड की होगी ट्रिमिंग के बाद वो कम होगी, उसके बाद वो फिर से बिल्कुल जो है कर्व दिखेगा, लेकिन डाउनवर्ड कर्व दिखाना चाहिए एज पर द स्टेटमेंट। रेट डिक्रीजेस लीनियरली फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, तो अगले 15 दिनों के लिए रेट डिक्रीजिंग के अंदर है, यानी कि अपवर्ड के बाद डाउनवर्ड कर्व बिल्कुल जो है आपको क्लियरली यहां पे देखने को मिल रही है। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 जो है, यानी कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन 1 यानी कि चार्ट ए या फिर ग्राफ ए जो है वो ऑब्वियसली यहां पे करेक्ट होता है। तो आपको यही याद रखना है, लीनियर कब होगा, नॉन लीनियर यानी कि कर्व कब होगा, और अगर कर्व हो रहा है तो उस कर्विंग की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। इवन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पे कॉम्बिनेशंस ऑफ कर्व्स होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर यहां तक तो ठीक है, इन सम टाइम्स कॉम्बिनेशंस ऑफ कर्व्स होते हैं इन पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर, जहां पे कुछ इस तरह के, सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दिस इज द हाफ एंड दिस इज द हाफ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू विल कंसिडर एज एन, बिल्कुल समटाइम्स अगर एक्सेलरेशन वगैरह पूछ लेते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशंस करना होता है, तो कंसिडर एज एन बिल्कुल जो है डाउनवर्ड एक तरह से बिल्कुल जो है कर्व, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज कंसिडर एज एन नेगेटिव। समटाइम्स जो कुछ ग्राफ होते हैं आर लाइक दिस, सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू कंसिडर एक्सेलरेशन एज एन बिल्कुल जो पॉजिटिव। तो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मल्टीपल चीजें बिल्कुल जो है इन ग्राफ्स के कंटेक्स्ट के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। सिंपल लॉजिक्स होते हैं, उसके बेस पे ऑब्वियसली आपको ये सॉल्व करने हैं, ओके। ऑप्शन ए ग्राफ ए जो है फिलहाल यहां पे करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर पूछा है कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ सर्टन टेस्ट कंडक्टेड टू डिटरमाइन अ डिसीज आर गिवन इन द टेबल। कैटेगरी है ट्रू पॉजिटिव, यानी सच में पॉजिटिव आया है, फॉल्स निगेटिव, ठीक है, एक तरह से फॉल्स है और निगेटिव भी है, ठीक है, झूठा निगेटिव है, यानी कि रियल ट्रू है, ओके। फॉल्स पॉजिटिव,
तो वो तो रिपोर्ट ही एक्चुअली बिल्कुल जो है एक तरह से, यानी कि टेस्ट का जो है स्टैटिस्टिक वो झूठा है, झूठा पॉजिटिव है। ट्रू निगेटिव, तो ट्रू है लेकिन वो पॉजिटिव नहीं आया है, वो निगेटिव आया है। सो द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली हैविंग द डिसीजेस, बिल्कुल, तो जिनको डिसीजेस होंगी वो उनके रिपोर्ट्स यानी कि उनकी टेस्ट कैसी रहेगी, बिल्कुल जो है ट्रू विल कंसिडर एज एन, बिल्कुल जो है ठीक है। किसी पर्सन को डिसीज है तो इधर वो डिसीज है मतलब कि इधर वो पॉजिटिव रहेगी, इधर वो निगेटिव रहेगी एक तरह से। और ट्रू निगेटिव मतलब कि, निगेटिव मतलब कि डिसीज नहीं है उसको, पॉजिटिव है मतलब डिसीज है, ये टेस्ट हुआ ना, टेस्ट इधर पॉजिटिव और बिल्कुल जो है निगेटिव। तो ऐसे कितने लोग हैं एक तरह से जिनको डिसीज है बोल रहे हैं, तो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव यानी कि 8 लोगों को ऑब्वियसली डिसीज है, ठीक है। ट्रू निगेटिव, टेस्ट किया, टेस्ट के अंदर वो निगेटिव है यानी कि डिसीज नहीं है, तो विल नॉट कंसिडर दिस इज एज। फॉल्स पॉजिटिव, झूठा सच में बिल्कुल जो है एक तरह से डिसीज है, तो विल नॉट कंसिडर दिस। फॉल्स निगेटिव, झूठा एक तरह से बिल्कुल जो है निगेटिव टेस्ट है यानी कि रियल में ऑब्वियसली बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं डिसीज है, विल कंसिडर फॉल्स निगेटिव यानी कि 3। 8 + 3 बिल्कुल जो है आपका 11। सो द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली हैविंग द डिसीजेस आर बिल्कुल जो है 11। तो बेसिक ही था क्वेश्चन, इतना कुछ हार्ड नहीं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर पूछा है कि 2 chords ऑफ सर्कल मीटिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बाइसेक्ट्स ईच अदर एंड इफ द लेंथ ऑफ द वन chord इज 10 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द अदर chord इज। ठीक है, अब सब कुछ आपके क्वेश्चन यानी कि स्टेटमेंट के अंदर ही दे दिया है, जहां पे ऑब्वियसली आपके सर्कल के ऊपर कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, कॉर्ड्स के कंटेक्स्ट में जनरली पूछा है। स्मॉल कॉर्ड्स यानी कि आपके रेडियस या फिर बिल्कुल जो है आपका लार्जर कॉर्ड यानी कि डायमीटर के कंटेक्स्ट के अंदर पूछा है। और इवन रेफरेंस भी स्टेटमेंट के अंदर ही बिल्कुल दिया है कि अगर एक कॉर्ड का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर अगर हो तो सेकंड कॉर्ड का बिल्कुल जो है कितना होगा। और दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को बिल्कुल जो है 60 डिग्री के ऊपर कॉर्ड 1 एंड कॉर्ड 2 बिल्कुल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली 60 60 60 16 60 बिल्कुल जो है एक सर्कल जो है 360 होता है, और हर एक तरह से बिल्कुल जो है 60 डिग्री के ऊपर कोई ना कोई कॉर्ड इक्विलैटरली बिल्कुल जो है हम या फिर हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकली कट कर रहा होगा। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक कॉर्ड की लेंथ जितनी होगी उतनी ही बिल्कुल जो है उस सेकेंड कॉर्ड की होगी, क्योंकि जो एंगल आपको बिल्कुल दिया है वो एंगल 60 डिग्री सर्कल के अंदर बिल्कुल जो है परफेक्टली एक हम बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ बिल्कुल जो है आपका सिमेट्री बिल्कुल जो है बनाता है। ठीक है, तो दूसरा सेकेंड कॉर्ड की भी वैल्यू बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल जो है लेंथ उतनी ही रहने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर पूछा है कि इन अ फैमिली ए इज द सन ऑफ पी। ठीक है, तो ए है जो कि पी का सन है। ठीक है, एंड ब्रदर ऑफ वी, वी का ब्रदर है। एन इज द सिस्टर ऑफ वी, एन है जो वी की सिस्टर है, सिस्टर ऑफ वी बिल्कुल। एंड एज इज द नेफ्यू ऑफ वी। ठीक है, एक तरह से अब एन जो है वो वी का नेफ्यू है, अगर नेफ्यू है ये सिस्टर है तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ब्रदर यानी कि ए का ही बिल्कुल जो है वो सन होगा। सो एस ए का सन हुआ लेकिन वी का नेफ्यू हुआ। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, ए की डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ। ठीक है, एक तरह से यानी कि बी। एम इज द मदर ऑफ एन, एम इज द मदर ऑफ एन। ये तीनों भाई बहन यानी कि सिबलिंग्स हुए। ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल इज रिलेटेड टू एम एज द। ओके, सो बी इज रिलेटेड टू एम एज, तो बी और एम का रिलेशन क्या हुआ। सो मोस्ट प्रोबेबली एम इज मदर यानी कि पी इज फादर। ठीक है, ये हुई फर्स्ट जनरेशन, ये इनके बच्चे हुए, सिबलिंग्स हुए ए वी एन एन, जो कि ऑब्वियसली ब्रदर एंड सिस्टर है। दिस इज द सेकेंड जनरेशन। ए का एस सन है और बी जो है वो एक तरह से डॉटर इन लॉ है, तो दिस इज योर थर्ड जनरेशन बिल्कुल। एंड बी
और m का रिलेशन क्या है, a v एंड n जो है इनके बिल्कुल जो है बच्चे हैं, यानी कि बिल्कुल जो है एक तरह से सन एंड डॉटर हुए, और आपका s का ऑब्वियसली b जो है वह वाइफ हो गया, और s क्या होगा ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ग्रैंडसन हुआ, और ग्रैंडसन की वाइफ वी कैन से ग्रैंडसन्स वाइफ। ठीक है, इट्स अ थर्ड जनरेशन। तो ऑप्शन 3 जो है वो यहां पर करेक्ट। रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।